दोस्तों नमस्कार। अर्थव्यवस्था की लाल बत्ती जल चुकी है। सरकार अपने कानों में रुई ठूस चुकी है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। लेकिन अर्थव्यवस्था की लाल बत्ती ने अगर महंगाई दर का 24 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है तो इसके असर अब बैंकों पर पड़ रहे हैं, शेयर बाजार पर पड़ रहे हैं। आम आदमी तो पहले से ही त्रस्त था और आंकड़ों से खिलवाड़ करती हुई सरकार को भी अब सूझ नहीं रहा है कि महंगाई दर को कितना कम करे। आंकड़ों के लिहाज से कितना कम कर सकते हैं, वो कम कर नहीं पाई। 1998 में 15% पार थोक महंगाई दर थी। आज की तारीख में जब रिपोर्ट आई तो पता चला 15% पार कर चुकी है। 2014 में मनमोहन सिंह के काल में खुदरा महंगाई दर 8% पार की थी और 2 दिन पहले ही खुदरा महंगाई दर ने 8% पार कर लिया। यानी मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर अपने सबसे बुरे काल में जी रही है। लेकिन क्या वाकई उसके पास कोई रास्ता है? क्योंकि एलआईसी जैसी कंपनी जो शेयर बाजार में जब जब गई, शेयर बाजार में रौनक आ गई। कोई डूबेगा नहीं, इसका पैसा कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। और सरकार ने भी अपने सीने पर तमगा एलआईसी का ही लगाया। चाहे वो आईडीबीआई बैंक डूबे या कोई भी कंपनी डूबती हुई नजर आए तो सरकार उसे उबारने के लिए एलआईसी का पैसा वहां लगा ही देती है। और एलआईसी के शेयर्स की लिस्टिंग में ही एलआईसी के निवेशकों को पहले दिन ही झटका लग जाए। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन हुआ है। बैंकों के पास पैसा देने को नहीं है क्या? वो पैसा एलआईसी में क्यों लगाएंगे? वह तो अडानीज को पैसा देंगे जो खुद 2,20,000 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन गाहे बगाहे उनसे तो पैसा आ जाएगा। वो सरकार के साथ हैं तो पैसा रोका भी नहीं जाएगा। लेकिन एलआईसी से पैसा कैसे आएगा? इस शेयर बाजार से पैसा कौन निकालेगा? तो बैंकों ने भी क्या हाथ पीछे कर लिए हैं? और ये तमाम परिस्थितियां जिस लाल बत्ती की दिशा में इशारा कर रही है, कहीं वह घबराने वाली स्थिति तो नहीं है। क्योंकि महंगाई के दायरे में धीरे धीरे हर कोई आ रहा है। बैंक आ रहे हैं, शेयर बाजार आ रहे हैं, सारे सामान आ रहे हैं, लोगों की जमा पूंजी आ रही है। और जो निवेशकों ने अपने पेंशन की रकम लगाई एलआईसी के आईपीओ को खरीदने में, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे, पहले दिन ही उन्हें 8.5% तक का नुकसान हो गया। तो आने वाले वक्त की स्थिति उज्जवल है या अंधेरे में समाई है, जो भी कहिए। लेकिन आज शुरुआत उस महंगाई दर से जिसने 1998 का रिकॉर्ड के नजदीक आकर खड़ी हो गई है। 1998 में 15.32% महंगाई दर थोक की हुआ करती थी और आज जो रिपोर्ट सरकार की आई उसमें बताया गया 15.08% हो गई है। बरस दर बरस नहीं, महीने दर महीने 1-1% महंगाई दर अगर बढ़ने लगे, अप्रैल में अगर ये 15%, मार्च में अगर ये 14.5%, फरवरी में अगर ये 13.5%, उससे पहले 11%, इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि यकीनन सरकार की आंखों पर पट्टी बंदी है, कानों में जू नहीं रेंग रहा है और उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। और पॉलिसी है तो पॉलिसी पैरालिसिस कुछ ऐसी है, आज एक नीति कल दूसरी नीति। एलआईसी को लेकर जो वैल्यूएशन किया गया वो इतना कम वैल्यूएशन क्यों किया गया कोई नहीं जानता है, जबकि हर कोई जानता है कि इस एलआईसी के ऊपर 5 करोड़ से शुरुआत की गई थी और इसने अपने इस पूरे उम्र काल में 23 लाख करोड़ रुपए सरकार को यह दे चुकी है। और देश के भीतर में इतनी बड़ी कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस कंपनी में 1 लाख कर्मचारी काम करते हो, जिस कंपनी में 12 लाख एजेंट हो और इस देश के 30 करोड़ लोग पॉलिसी धारक हों, 11 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हुआ हो। लेकिन इन सब के बीच जब मार्केट कैप हुआ तो पहले दिन ही 50,000 करोड़ का झटका लग गया। क्योंकि मार्केट कैप में 6 लाख करोड़ करके आप शेयर बाजार पहुंचते हैं और वहां पर एनालिसिस होता है कि जी नहीं, ये 5,48,000 करोड़ ही इसका मार्केट कैप है। लिस्टिंग के लिहाज से ये 5वें नंबर पर आ जाती है। इसके आगे इन्फोसिस भी है, एचडीएफसी भी है, टीसीएस भी है, रिलायंस इंडस्ट्री भी है, लेकिन यह 5वें नंबर पर है, जो इतनी बड़ी कंपनी, देश में तमाम डूबती हुई कंपनियों को उबारने वाली और पैसे से मदद करने वाली। जो पॉलिसी धारक है उनको पहले दिन झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि उन्होंने जितने में भी शेयर खरीदा उस एक शेयर में प्रति शेयर उनको डिस्काउंट के बाद भी 22 रुपए का नुकसान पहले दिन हो गया। और जो रिटेल और कर्मचारी
कि कोटे से जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था उनको 45 रुपए का डिस्काउंट था और उनको 37 रुपए का नुकसान हो गया प्रति शेयर। और प्रति शेयर के हिसाब से चीजें नहीं बिकती है, 15 शेयर्स के लॉट के हिसाब से बिकती थी और खरीदी जाती है, यानी 15 पॉलिसी धारकों को 330 रुपए का नुकसान सीधे सीधे और जो रिटेल और कर्मचारी थे उनको 555 रुपए का नुकसान सीधे सीधे। यहां से सबसे बड़ा सवाल यह है, ये कॉन्फिडेंस बाजार का नहीं है, सेंटिमेंट्स जो बाजार के हैं सरकार उसको समझ नहीं पा रही है, टेक ऑफ करने की स्थिति में भी वो नहीं आ पाया, ब्रोकर्स ने रुचि नहीं दिखाई। क्या जानबूझकर एलआईसी को कहीं आने वाले वक्त में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तो नहीं है? और ये एक एनालिसिस है, क्योंकि जैसे ही आपकी कीमत कम हो गई आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा और आप तो 10% तक जाने वाले हैं, तो इसके बाद के 6.5% आप कितने में बेचेंगे? वैल्यूएशन क्या और कम होगा? वैल्यूएशन जब और कम होगा तो दूसरा खरीदार खुल तौर पर सामने आएगा। ये सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में उस अर्थव्यवस्था की लाल बत्ती को दिखा रही है जिस पर से सरकार ने आंख मूंदी हुई है। जो महंगाई है उसके दायरे में ये सब क्यों आ गए और इसके दायरे में क्यों फंसते चले जा रहे हैं? इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज इस रूप में समझ लीजिए, महंगाई का सबसे बुरा असर किसी के जरिए पड़ा है तो वह है पेट्रोल और डीजल। आरबीआई खुद मान रही है, आरबीआई तो यह भी कह रही है कि आने वाले वक्त में अभी हम नहीं कह पाएंगे कि आपको राहत रियायत महंगाई से मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल की वजह युद्ध से जोड़ा जा रहा है, अनाज संकट युद्ध से जोड़ा जा रहा है और इस दौर में शेयर बाजार से खिलवाड़ सरकार ये जानते समझते हुए कर रही है कि सेंटिमेंट्स बाजार के ठीक नहीं है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एलआईसी पर दांव नहीं लगाया, क्योंकि उनका कहना है ना तो उनको एलआईसी के डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ना जो वैल्यूएशन की गई वह ठीक नजर आ रही है, तो ऐसे में वो कैसे इंतजार करेंगे? मैसेज बहुत साफ है कि आप इस अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं और खिलवाड़ करते करते स्थितियां इतनी नाजुक हो गई, जो आपकी इकोनॉमी के बैरोमीटर्स हैं वही डगमगाने लगे हैं और बैंक भी अपने तौर पर कितना पैसा किसे देगा, वो बोराइंग कम कर देगा, वो पैसा कम लेना शुरू कर देगा। कौन सी स्थिति है? इस बात को इस रूप में समझिए कि एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट और अब आने वाले वक्त में जब वो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक जून और अगस्त में होनी है, तो इस रिसर्च रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि उस जून और अगस्त में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, यानी जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है उनकी ईएमआई जो है और बढ़ जाएगी, यानी और दुख के दिन आपके और हमारे सामने आने वाले हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में नहीं जा रही है। अगला सवाल, क्या वाकई जो पेट्रोल डीजल है उसके अलावे कुछ नहीं? जी नहीं, सबसे बड़ा असर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का भी है, जिसकी महंगाई दर 10% से ज्यादा हो चली है और रिटेल सेक्टर और थोक यानी दोनों को जब मिलाकर चलना शुरू कीजिएगा तो इसको इस बात से समझिए कि जो हम लोग खरीदते हैं सामान उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी फूड एंड उसके प्रोडक्ट्स की होती है, तकरीबन 45%, और इस 45% को लेकर थोक महंगाई दर जो है वह लगभग 20 से 40% तक की बढ़ोतरी पर है। इसका मतलब है कि अगली बार जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा रिटेल सेक्टर में महंगाई दर और बढ़ गई। इसके बाद जब आप थोक महंगाई दर सुनेंगे तो पता चलेगा वह 16% भी पार कर गई। लेकिन इसके असर निचले स्तर पर क्या हो रहे हैं और इस देश के भीतर क्या हो रहे हैं और बैंकों की हालत नाजुक क्यों हो चली है? इस देश में जनता को राहत और रियायत देने के नाम पर आरबीआई हाथ खड़े क्यों कर रहा है और सरकार इकोनॉमी को लेकर चू भी कर पाने की स्थिति में क्यों नहीं आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर महंगाई दर 10.85%, लेकिन फूड प्रोडक्ट्स पर जो महंगाई दर खुदरा में है वो 45% तक है और हाउसिंग में 10%, कपड़े पर 6.5%। जब आप थोक महंगाई दर में जाते हैं तो उसमें 3-4 प्रोडक्ट्स बड़े मायने रखते हैं। एक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की हिस्सेदारी सबसे बड़ी होती है, लगभग 60-65% होती है। फूड दूसरे नंबर पर आता है, लगभग 20%। फ्यूल और यानी डीजल और पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी यह तीसरे नंबर पर आता है, लगभग 15%। ये सभी जो हैं एवरेज के ऊपर है, यानी 15% के ऊपर है। इनकी जो बढ़ोतरी हो रही है, असर और कितना भयानक किस रूप में होने वाला है, यह सिर्फ उसकी दिशा में इंगित करती हुई चीजें हैं। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं।
हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि अब हम कर्ज इस रूप में नहीं दे सकते हैं जहां पर जरा सा भी चांस हो कि पैसा लौटेगा नहीं, यानी जहां वाइबल डाइबल स्थिति है वहां पर हम पैसा किसी को नहीं देंगे। तो क्या शेयर बाजार में एलआईसी की लिस्टिंग के दिन भी बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है? नहीं है तैयार, ये एक फैक्ट है। उसके बाद आइए कि सामान्य तौर पर जब बड़े आईपीओस की लिस्टिंग होती है तो फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस देखा जाता है, और फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस में एलआईसी का जिक्र होते ही, जो इतनी बड़ी कंपनी है, आपको कुछ कंपनी के नाम याद होने चाहिए, जैसे कोल इंडिया। कोल इंडिया की पहले दिन जो हुई थी उसमें वह 17.45% ऊपर था, एलआईसी 8.11% नीचे है। रिलायंस पावर जब पहली बार आईपीओ लेकर आया और लिस्टिंग जब जिस दिन फर्स्ट डे हुई उसकी 21.73% ऊपर थी, एलआईसी नीचे है। ऐसा नहीं है बाकी लोग नीचे नहीं होते हैं, लेकिन वो कौन सी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी लिस्टिंग हुई है? उसमें ध्यान दीजिए, दो कंपनियों के नाम जहन में आएंगे। सेंट्रल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वह 6.80 माइनस थी, लेकिन इससे भी बुरी हालत में एलआईसी है। सोचिए क्या स्थिति है। और एलआईसी के शेयर जो आज खरीदने वाले थे उसमें एलआईसी की जो सब्सिडरी थी, जो पेंशन वाली एलआईसी की कंपनी है, उनके लोग शेयर खरीद रहे थे। यानी स्थिति कितनी नाजुक है। और दूसरी कंपनी 197 कम्युनिकेशन, इसमें जो लिस्टिंग हुई थी फर्स्ट डे वह 9.07 माइनस में गई थी, यह सबसे मैक्सिमम नीचे गई थी। लेकिन सवाल यह है कि जब एलआईसी के शेयर खरीदे जा रहे थे, 16 करोड़ शेयर थे, सब्सक्राइब 2.9 गुना ज्यादा किए गए, यानी लगभग 47 करोड़ शेयर्स लिए गए। और शेयर खरीदने के बाद अब अगर किसी शेयर वाले से पूछिए क्या करोगे, तो उसका कहना भी 1 महीना इंतजार करेंगे, देखेंगे कि एंकर इन्वेस्टमेंट को लेकर और जब मार्केट के लिए चीजें खुलती हैं तब क्या होता है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स इजाजत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी में इसका कोई रास्ता नहीं है कि आने वाले वक्त में महंगाई कैसे कम होगी। और महंगाई अगर कम नहीं होगी तो हर किसी ने हाथ खड़ा कर दिया है, बैंकों ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है कि हम कैसे किस रूप में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएं, हम कैसे किस रूप में पैसा ज्यादा नहीं दें, हम कैसे चीजों को बचा के रखने की स्थिति में आ जाए। ये बैंक कह रहे हैं, आरबीआई कह रहा है। आखिरी सवाल जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, जब सेंटिमेंट इस देश के भीतर में इकोनॉमी को संभाले हुए शेयर बाजार के बैरोमीटर सरीखी चीजों के सरकार से हटकर हो, जब बैंक के सेंटिमेंट सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी से उलट दिशा में जा रहे हों, ये कहते हुए कि सरकार अभी भी इन चीजों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए चीजें हाथ से निकल रही है। और इन सब के बीच जो इस देश के भीतर का जो एक आम तबका है, महंगाई को लेकर वह जब दो चार होता है तो उसके सामने कुछ ऐसे मुद्दों को रखा जाता है जिससे उसकी भावनाओं में उफान आ जाए। वो कोई भी मुद्दा हो सकता है, वो आस्था का मुद्दा हो सकता है, वो संस्कृति से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन रोजी रोटी, प्रोडक्शन, बाजार, उपलब्धि, इस देश की इकोनॉमी, इससे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आप ध्यान दीजिए इस दौर में चर्चा हो ही नहीं रही है। और जब ये चर्चा बंद हो गई है तो 6 चीजों पर सीधा असर अब नजर आ रहा है। पहला असर आम लोगों पर, जिनके सामने महंगाई बू बाय खड़ी है कि अब तुम्हारे पास कोई राहत और रियायत नहीं है। दूसरी स्थिति बैंकों की, महंगाई दर बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से कहीं ज्यादा है। तो तीसरी स्थिति में आपके पास रखा हुआ धन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चाहे वो बैंक में रखिए चाहे घर में रखिए, उस पे इंटरेस्ट जो बैंक से आपको मिल रहा है, चाहे वो करंट में मिले, चाहे वो सेविंग में मिले, चाहे एफडी में मिले। और इन सब के साथ साथ जो अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, और वहां पर भी अगर शेयर मार्केट के सेंटिमेंट्स उसके अनुकूल नहीं है, तो इन सारी परिस्थितियों से निकलकर एक हिस्सा, सबसे बड़ा सवाल आता है, इस देश में जो पैसा भी जिसके पास है वो क्या करेगा, उस पैसे को कहां लगाएगा जिससे उस पैसे की कीमत आने वाले 1 साल तक बनी रह जाए। रास्ता बंद हो गया, नहीं है रास्ता। दूसरी परिस्थिति, अगर पैसे वाले के पास अपने पैसे की रकम को, उस कीमत को बरकरार रखने की परिस्थिति में नहीं है, तो बचा क्या? सोना, जमीन, घर, दुकान, क्या बचा? ये सारी चीजें इस दौर में जो इकोनॉमी है उसमें नेगेटिव में जा रही है।
तो आप क्या करेंगे? यानी भारत में लाल बत्ती जो इकोनॉमी को लेकर जल रही है, उसने बड़ी साफ तौर पर 3-4 बातों को चिताते हुए कह दिया है। जिनके पास पैसा है वह रास्ता समझें कि उनका रास्ता अगर दूसरी करेंसी में खुद को तब्दील करने का है तो कर ले, यानी यह रास्ता मल्टीनेशनल के रास्ते जाता है, पैसे वालों के लिए। इसीलिए इस दौर में जो भारत के बिलियनियर्स थे वह इस देश को छोड़ते चले गए। यह पहली राय है। दूसरी राय, जो तबका इस देश के भीतर सोच रहा है कि उसको रोजगार मिल जाएगा, तो रोजगार मिलेगा कैसे? क्योंकि जहां भी रोजगार मिलता है वहां पर कुछ प्रोडक्शन होता है। अगर वो सर्विस सेक्टर में नहीं है तो प्रोडक्शन वाली जगह पर की कोई डिमांड नहीं हो रही है, लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं है, और यहां हालत आ गई कि जो पेंशन का पैसा भी इस दौर में निकाला जा रहा था वह भी इस बाजार ने उसको भी एब्जर्व कर लिया है, यानी खत्म कर दिया है। और तीसरी स्थिति इस देश में आम लोगों से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है, इस देश के सामान्य नागरिकों से जुड़ी हुई है। इस देश का रिजर्व बैंक, जिसका काम ही है इन्फ्लेशन को रोकना, महंगाई दर को नीचे लाना, वह जब दोनों हाथों को खड़ा करके यह कहे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, महंगाई कम कैसे होगी, और हम कोई उम्मीद भी नहीं बांधते हैं, इसके उलट आने वाले वक्त में हमारी जब भी मीटिंग होगी जो जून और अगस्त के महीने में होगी, हम आप पर कुछ और बोझ लादने को तैयार हैं, तब इन 3 रास्तों से निकलकर आप सरकार की तरफ देखेंगे कि सरकार क्या कहती है। सरकार ने चुप्पी थाम ली है और सरकार ने उन मुद्दों को उभारना शुरू कर दिया है जिन मुद्दों के आसरे इस देश के भीतर में शोर तो मचता रहे लेकिन पेट खाली ही रह जाए। इस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था में जलती हुई लाल बत्ती किसे दिखाई दे रही है और क्यों दिखाई नहीं दे रही है, यह सवाल क्या वाकई कहीं कोई पूछेगा, या यह सवाल आने वाले वक्त में शेयर बाजार, बैंक, आरबीआई, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स और इस देश में आरबीआई की मीटिंगों पर ही निर्भर रहेगी? और महंगाई भारत के भीतर में अपने पड़ोसियों की तुलना में ऐसा नहीं है कि कम है। अगर रुपए की मूल्य डॉलर के मुकाबले देखें और भारत की जो ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसके मापक देखें और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के गरीबी के दायरे को देखें तो आपको जानकर हैरत आ जाएगी। भारत का सबसे गरीब तबके के जनसंख्या के भीतर पाकिस्तान समा जाएगा, श्रीलंका समा जाएगा, बांग्लादेश समा जाएगा, नेपाल समा जाएगा, मालदीव समा जाएगा और अफगानिस्तान भी समा जाएगा। उन सारी जनसंख्या को जोड़ दीजिए, उतनी बड़ी तादाद में इस देश में 5 किलो अनाज और गरीबी की रेखा से नीचे की परिस्थितियों में जीता हुआ हिंदुस्तान है। और हम तो आपसे बात शेयर बाजार की करने निकल पड़े थे, बैंकों की करने निकले थे। यह तो एक चंद क्लास की जरूरत है। उस चंद क्लास के सामने पहली बार इकोनॉमी की रेड लाइट आई है। बाकी का समाज तो अलग है, उसकी दुनिया अलग है। इस 2 हिस्सों के बीच में खड़े होकर सोचना शुरू कीजिए या ठाके लगाइए, क्या वाकई स्थिति नाजुक है और कोई देखने वाला नहीं है? या फिर इस त्रासदी पर गुस्से में आ जाइए, क्या वाकई देखने वाला कोई नहीं है और यही सच है? जो करना है कीजिए, लेकिन स्थिति नाजुक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।